हेलो एवरीवन। अभी हम लोग सॉल्व करेंगे सिंपल क्वेश्चन पेपर क्लास 10 का। सब्जेक्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसका कोड 402 है। करंट सेशन जो 2024 है 25 का। इसमें देखिए, इसका मैंने एक वीडियो बना दिया हुआ है एमसीक्यू का, जिसको आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, और इसका जो लिंक है ना मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इस पार्ट में हम लोग इसके सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं, इसको ही डिस्कस करेंगे। पूरा का पूरा जो एक्सप्लेनेशन है मैं डाल चुका हूँ, इसको इसमें नहीं कवर कर रहा हूँ। अब सीधे हम लोग सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में चलते हैं। देखिए, इसमें टोटल जो है ना 5 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से रिलेटेड, जिसमें से 3 आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे देखिए इसका तरीका क्या है। आपको क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 को पहले पढ़ लेना है, और इनमें से 3 जो आपको काफी इजी लगे, जो आपको अच्छे से आता हो, उसी को आप सॉल्व करेंगे। वर्ड लिमिट जो है ना 20 से 30 वर्ड तक का है, ज्यादा लिखना नहीं है इसके आंसर में। और जो यहाँ पे मार्क्स मिलेगा, हर क्वेश्चन को सही सॉल्व करने पे 2 मार्क मिलेगा। टोटल 3 क्वेश्चन, तो 3 2 जा 6 मार्क्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। अब एक एक करके इसके क्वेश्चंस को देखते हैं और डिस्कस करते हैं कि इसके आंसर को कैसे लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। ड्यूरिंग अ टीम मीटिंग, Sarah is explaining a complex project data to her colleagues. She speaks too quickly. Uses jargon। देखिए, jargon का मतलब होता है शब्द जाल, नाना प्रकार की बातों को बुनना या प्रोवाइड करने की कोशिश करना। And doesn't pause for questions. As a result, her team seems confused and the project isn't fully understood. What can Sarah do to improve her verbal communication skills? यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए एक टीम मीटिंग है, उसमें सरा जो है ना एक बहुत ही जटिल प्रोजेक्ट आइडिया को डिस्कस कर रही है अपने साथियों के साथ में। वो जो है बहुत तेजी से बोलती है और बीच में शब्द जाल का उपयोग करती है और रुकती नहीं है क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि जब हम डिस्कस करते हैं ना तो बीच बीच में क्वेश्चन पूछना जरूरी होता है। इसका रिजल्ट क्या है कि उसका जो टीम है वो कंफ्यूज हो जाता है और वो अपने प्रोजेक्ट को पूरी तरह से समझ नहीं पाए थे। तो सरा को अपने जो वर्बल कम्युनिकेशन स्किल है ना, बोलने का जो लहजा है, तरीका है, उसको सुधारने के लिए क्या करना चाहिए। तो देखिए इसके आंसर में सबसे पहले हम लोग हेडिंग लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है थिंक बिफोर यू स्पीक, कि बोलने के पहले हमको सोचना चाहिए जो टॉपिक है उसके बारे में, क्या मोस्ट इफेक्टिव वेस हो सकता है जिससे सुनने वाला जो है ना उस टॉपिक को अच्छे से समझे। थिंक अबाउट मोस्ट इफेक्टिव वेज टू मेक यूर लिसनर्स अंडरस्टैंड द टॉपिक। राइट और नोट डाउन व्हाट एवर यू प्लान टू से, कि हम जो बोल रहे हैं ना उसको हमको पहले लिख लेना चाहिए कि हम क्या बोलना चाहते हैं। उसके बाद सेकंड में हेडिंग देंगे कॉन्साइज एंड क्लियर। वो जो हम बोलना चाहते हैं वो कॉन्साइज हो, मन एकदम स्पष्ट हो और क्लियर हो। स्पीक क्लियरली लाउडली एंड एट मॉडरेट स्पीड, की स्पीड हमको मॉडरेट होना चाहिए, ना ज्यादा तेज होना चाहिए ना ज्यादा धीरे होना चाहिए। हमको क्लियर बोलना चाहिए और जोर से बोलना चाहिए ताकि सामने वाले को पूरा सुनाई दे। बी श्योर द इन्फॉर्मेशन यू वांट टू शेयर इज टू द पॉइंट। इस चीज को काफी ध्यान दें कि जो हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो टू द पॉइंट होना चाहिए, इधर उधर की बातें उसमें शामिल ना हो। डू नॉट रिपीट द सेम सेंटेंसेस, एक ही वाक्य को बार बार हमको रिपीट नहीं करना चाहिए। थर्ड हेडिंग दे सकते हैं इसमें, देखिए 2 देंगे तब भी चल जाएगा ना, खाली आपको वर्ड लिमिट याद रखना है 20 से 30 वर्ड के बीच में आ जाए। तो जैसे इसको दिए आप, इसमें से 2 को दे दीजिए जो छोटा छोटा है, इसमें भी 2 को दे दीजिए, तो हाफ हाफ मार्क्स करके यहाँ पे आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। थर्ड को भी समझ लेते हैं अगर आप थर्ड टॉपिक पे इंटरेस्टेड हैं तो। कॉन्फिडेंस एंड बॉडी लैंग्वेज, ये जो विश्वास है और जो शरीर की भाषा है, तो वो कॉन्फिडेंट होना चाहिए उसका। मेंटेन आई कांटेक्ट, स्टैंड स्ट्रेट एंड बी अटेंटिव, कि उसको हमेशा कॉन्फिडेंट रखना है, आई कांटेक्ट बना के चलना है, सीधा खड़ा रहना है और अटेंटिव होना चाहिए, मतलब कोई भी वहां पे हो रहा है उसको ध्यान दे। अब इसका क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ इंटरप्रेन्योर्स, जो इंटरप्रेन्योर्स के क्या क्या काम होते हैं। अब इसके आंसर को देखिए। फंक्शंस ऑफ एन इंटरप्रेन्योर आर, पहला है मेकिंग डिसीजंस। जो इंटरप्रेन्योर उद्यमी होता है वो डिसीजन बनाता है, डिसीजन लेता है। इंटरप्रेन्योर्स मेक डेली चॉइसेस अबाउट व्हाट टू प्रोड्यूस आर सेल, प्राइसिंग एंड मार्केट लोकेशंस। जो इंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो डेली चॉइस लेते हैं कि क्या प्रोड्यूस किया जाए, कैसे बेचा जाए, रेट क्या होगा और मार्केट का लोकेशन कैसे होगा। सेकेंड है मैनेजिंग द बिजनेस, वो बिजनेस को मैनेज करते हैं। दे प्लान द बिजनेस फ्यूचर, अरेंज फॉर रॉ मटेरियल्स, हायर स्टाफ एंड इंश्योर प्लान्स आर फॉलोड। वो जो है ना प्लान बनाते हैं कि जो व्यवसाय है उसका फ्यूचर क्या होगा, रॉ मटेरियल को अरेंज करते हैं, स्टाफ को हायर करते हैं और इस चीज को इंश्योर करते हैं कि जो प्लान है वो प्रॉपरली ढंग से फॉलोड हो। थर्ड है डिवाइडिंग इनकम, कि जो इनकम आ रहा है उसको कैसे डिवाइड किया जाए। इंटरप्रेन्योर्स एलोकेट बिजनेस फंड्स फॉर मटेरियल्स, रेंट एंड सैलरीज। जो इंटरप्रेन्योर है वही एलोकेट करता है, बांटता है जो पैसा है बिजनेस का उसको, कि रॉ मटेरियल में कितना खर्च किया जाए, किराया कितना दिया जाए और सैलरीज में कितना खर्च हो। फिर फोर्थ है टेकिंग रिस्क। दे फेस रिस्क रिलेटेड टू फायर्स, थेफ्ट एंड लास्ट आइटम्स, कि वो हमेशा रिस्क को लेने के लिए तैयार रहते हैं, चाहे आगजनी की घटना हो, चोरी हो या सामान गुम जाए या खो जाए। फिफ्थ देखिए क्रिएटिंग न्यू मेथड्स, आइडियाज और प्रोडक्ट्स, तो 4 लिखेंगे तो चल जाएगा।
फिफ्थ तक को भी समझ लीजिए, काफी लंबा, इसको इग्नोर कर सकते हैं कि वो नए मेथड, आइडियाज और प्रोडक्ट्स को हमेशा बनाते रहते हैं। एंटरप्रेन्योर्स इनोवेट टू इनहांस देयर बिजनेस सिग्निफिकेंस एंड प्रॉफिटेबिलिटी, कि जो इंटरप्रेन्योर होते हैं वो नए नए प्रकार के तरीके खोजते हैं जिससे उनका बिजनेस का महत्व बढ़े और लाभ बढ़े। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, लिस्ट द वेरियस वेज यू कैन यूज टू प्रोटेक्ट योर डाटा। कौन कौन से अलग अलग तरीके हैं जिसके द्वारा आप अपने डाटा को सुरक्षित रख सकते हैं, बचा सकते हैं। इसके आंसर में लिखेंगे, टू सेफ गार्ड योर डाटा फ्रॉम थेफ्ट एंड वायरसेस कंसीडर द फॉलोइंग मेजर्स, कि अपने डाटा को बचाने के लिए चोरी होने से और वायरस से नीचे दिए हुए मेजर्स को हम अपना सकते हैं। फर्स्ट है यूज स्ट्रांग पासवर्ड्स, कि जो पासवर्ड हैं उनको काफी ज्यादा स्ट्रांग बना सकते हैं। क्रिएट डिफिकल्ट टू डू गेस पासवर्ड्स यूजिंग अ मिक्स ऑफ लोअर केस एंड अपर केस लेटर्स, नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स। दिस प्रिवेंट्स अनऑथराइज्ड एक्सेस टू योर कंप्यूटर, कि कठिन अगर पासवर्ड बनाएंगे जिसमें लोअर केस के भी लेटर हो, अपर केस के भी लेटर्स हो, नंबर हो, स्पेशल कैरेक्टर्स हो, इससे क्या होगा कि लोगों को गेस करना कठिन हो जाएगा और अनऑथराइज्ड एक्सेस जो है ना आपका कंप्यूटर का बंद हो जाएगा। सेकेंड है इंस्टॉल एंटीवायरस एंड फायरवॉल, कि हम यहाँ पे एंटीवायरस इंस्टॉल कर लें अपने कंप्यूटर में, फायरवॉल इंस्टॉल कर लें। These tools monitor incoming and outgoing data, preventing viruses from entering and detecting any that may have already accessed to your system। ये जो टूल है ना, ये मॉनिटर करता है क्या क्या डाटा आ रहा है, क्या जा रहा है, वायरस से प्रिवेंट करता है जो इंटर करते हैं, और डिटेक्ट करता है अगर पहले से कोई वायरस जो है ना हमारे सिस्टम में है उसको, और उसको ये खत्म करता है। उसके बाद देखिए इंक्रिप्ट डाटा, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कैन बी इंक्रिप्टेड यूजिंग टूल्स लाइक BitLocker requiring a description password to access the hard disk, thus blocking unauthorized usage। ये जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होते हैं ना उसको इंक्रिप्ट कर देता है, माने कोडिंग में कन्वर्ट कर देता है, जैसे कि बिट लॉकर को यूज करके, जिससे एक डिस्क्रिप्शन पासवर्ड का रिक्वायरमेंट हो जाता है अगर कोई हार्ड डिस्क को आपको एक्सेस करना चाहता है तो, जिसके कारण अनऑथराइज्ड यूज जो है ना वो ब्लॉक हो जाता है। उसके बाद सिक्योर साइट्स, की जो साइट्स है ना उसको सिक्योर करता है। ओनली शेयर क्रेडिट कार्ड और बैंक इंफॉर्मेशन ऑन सिक्योर साइट्स। हमको क्या करना चाहिए कि जो सिक्योर साइट्स है ना, जैसे कि यहाँ पे HTTP // दिया हुआ है, इन्हीं के ऊपर हमारे जो बैंक इंफॉर्मेशन है और क्रेडिट कार्ड है उनके डिटेल को हमको देना चाहिए। एंड लॉक सिंबल इन द ब्राउजर्स एड्रेस बार, तो देखिए जो सिक्योर साइट्स होते हैं ना उसमें एक लॉक का सिंबल होता है जहाँ पे हम ब्राउजिंग करते हैं एड्रेस बार में, वहां पे उसको भी हमको ध्यान देना चाहिए। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 9 है, रिया अ क्लास 10 स्टूडेंट फील्स स्ट्रेस्ड विद हर एग्जाम प्रिपरेशन, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी एंड फैमिली कमिटमेंट्स, हाउ कैन ट्रैकिंग टाइम हेल्प हर। तो देखिए रिया जो है क्लास 10 की स्टूडेंट है, वो काफी ज्यादा तनाव में है अपने एग्जाम के प्रिपरेशन को लेकर और एक्स्ट्रा करिकुलर जो एक्टिविटीज हैं, मैंने जो पढ़ाई लिखाई है उसको छोड़कर जो एक्टिविटी होते हैं उनको देकर, और जो परिवार का दबाव है उसको लेकर, किस प्रकार से वो ट्रैक कर सकती है अपने टाइम टेबल को, अपने टाइम को, जिससे उसको काफी मदद मिले। तो देखिए इसको आंसर में लिखेंगे कि ट्रैकिंग टाइम हेल्प्स हर टू, जो ट्रैकिंग टाइम है माने टाइम मैनेजमेंट है उसको किस प्रकार से मदद करेगा। आइडेंटिफाई टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड अनप्रोडक्टिव हैबिट्स, जो पता लगा सकती है कि कहाँ पे उसका समय बर्बाद हो रहा है और कहाँ पे उसके जो आदत हैं वो अनप्रोडक्टिव हैं। इम्प्रूव टाइम मैनेजमेंट फॉर स्टडीज एंड टास्क, वो जो है टाइम मैनेजमेंट को इम्प्रूव कर सकती है पढ़ाई के लिए और बाकी कामों के लिए। बैलेंस एकेडमिक्स विथ एक्स्ट्रा करिकुलर्स एंड पर्सनल टाइम, वो जो पढ़ाई लिखाई है उसको बैलेंस कर सकती है जो बाकी के काम है उनके साथ में और जो पर्सनल टाइम है उसके साथ में। एलोकेट टाइम फॉर रिलैक्सेशन एंड सेल्फ केयर, वो जो है रिलैक्स होने के लिए टाइम एलोकेट कर सकती है, साथ ही में सेल्फ केयर के लिए भी टाइम एलोकेट कर सकती है। अचीव एकेडमिक गोल्स मोर इफिशिएंटली एंड रिड्यूस स्ट्रेस बिफोर एग्जाम्स, जिसके कारण जो एकेडमिक गोल्स हैं, जो पढ़ाई लिखाई से संबंधित उसके जो गोल्स हैं ना उसको काफी दक्षता से वो अचीव कर सकती है, हासिल कर सकती है और एग्जाम के पहले अपने तनाव को कम कर सकती है। अब देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाई है यूनाइटेड नेशंस हैज मेड द 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, क्यों जो है ना जो यूनाइटेड नेशंस है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसने 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाए हुए हैं। देखिए इसके आंसर में लिखेंगे, द 17 SDGs हैव बीन मेड विद द एम ऑफ टेकिंग केयर ऑफ इम्पोर्टेंट इशूज फेसिंग बिजनेसेस, गवर्नमेंट्स एंड सोसाइटी, कि जो यूनाइटेड नेशंस है ना उसने 17 SDGs जो बनाए हुए हैं उसका एम है ताकि वो जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो कि फेस कर रहे हैं सारे जो बिजनेस हैं, वो जो सरकारें हैं वो और जो समाज है वो, उनको अच्छे से केयर किया जा सके। सम ऑफ दीज इशूज आर पॉवर्टी, जेंडर इक्वलिटी, वाटर यूज, एनर्जी, क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी। इनमें से कुछ मुद्दे हैं जैसे कि गरीबी है,
लैंगिक असमानता है, लड़का लड़की का जो भेदभाव है, पानी का जो उपयोग है, जो ऊर्जा है, और जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है और जो जैव विविधता नष्ट हो रहा है, ये सारे मुद्दे हैं। कंट्रीज are now making policies and regulations that will promote sustainable systems needed in all economic sectors to provide a secure, affordable and sustainable economy। तो देखिए जो सारे के सारे देश हैं अब वो ऐसे पॉलिसी बना रहे हैं, ऐसी नीतियां बना रहे हैं, ऐसे नियमावली रेगुलेशंस बना रहे हैं जिससे जो सस्टेनेबल सिस्टम है उसको डेवलप किया जा सके, जो कि पूरा करे सारे इकोनॉमिक सेक्टर की जरूरतों को, जिसके कारण एक सिक्योर माने सुरक्षित, अफोर्डेबल माने सबके लिए उपलब्ध और सस्टेनेबल जो कि नियमित तौर पे इकोनॉमी हो। नेक्स्ट में देखिए 6 क्वेश्चंस में से 4 हमको सॉल्व करना है। 20 से 30 वर्ड का लिमिट है, इसमें 4 into 2 माने 8 मार्क्स हमको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इन ओपन ऑफिस राइटर व्हाट आर द स्टाइल्स। जो ओपन ऑफिस राइटर है उसमें स्टाइल्स क्या होते हैं? लिस्ट 2 ओपन ऑफिस राइटर स्टाइल ऑप्शंस। इसमें हमको 2 ओपन ऑफिस राइटर स्टाइल के ऑप्शंस को इस आंसर में हमको लिखना है। देखिए लिखेंगे अ स्टाइल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल फॉर्मेटिंग इंफॉर्मेशन व्हिच यू वांट टू सेव एंड देन अप्लाई ऑन द डॉक्यूमेंट। जो स्टाइल होता है वो कलेक्शन होता है सभी के सभी फॉर्मेटिंग इंफॉर्मेशन का, जिसको आप सेव करना चाहते हैं, माने उसको सुरक्षित रखना चाहते हैं ताकि जब जरूरत पड़े तब आप डॉक्यूमेंट के ऊपर उसको अप्लाई कर सकें। राइटर प्रोवाइड्स 6 स्टाइल कैटेगरीज। जो राइटर है वो 6 स्टाइल कैटेगरी को प्रोवाइड करता है, जैसे कि पेज है, पैराग्राफ है, करेक्टर है, फ्रेम है, लिस्ट है और टेबल है। तो देखिए इसमें केवल 2 को ही आपको यहाँ पे बताना है ना, क्योंकि क्वेश्चन में केवल 2 पूछा है। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए डिफरेंशिएट बिटवीन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ एन एम्प्लॉय। यहाँ पे देखिए दोनों का लगभग वर्ड मीनिंग सेम होता है, सेफ्टी का भी और सिक्योरिटी का भी। यहाँ पे ध्यान से आपको देखना है कि कर्मचारी के लिए सेफ्टी और सिक्योरिटी में क्या क्या अंतर होता है। अब इसके आंसर में सबसे पहले सेफ्टी को समझिए। द वर्क इन्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी सेफ। कि जो भी संगठन, फैक्ट्री है या कोई भी कार्य का स्थल है, उसका जो काम करने का वातावरण है ना वो सुरक्षित होना चाहिए। इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम हजार्ड्स एंड रिस्क। वो जो है खतरों से दूर होना चाहिए, कोई रिस्क नहीं होना चाहिए। अ हजार्ड इज समथिंग दैट कैन कॉज हार्म टू द पीपल। ये हजार्ड मतलब एक ऐसा प्रकार का कार्य प्रणाली या कार्य का वातावरण जो लोगों के लिए खतरा पैदा करे, उनको नुकसान करे, उनको हार्म करे। अब सिक्योरिटी क्या है देखिए, एवरी एम्प्लॉय वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट फील दैट दे आर सिक्योर्ड इन द कंपनी कैंपस। कि जो भी कर्मचारी काम कर रहा है एक संगठन में, ऑर्गेनाइजेशन में, उसको हमेशा महसूस होना चाहिए कि जो कंपनी का क्षेत्र है वहां पे वो सिक्योर है, सुरक्षित है। सिक्योरिटी इज अ काइंड ऑफ फ्रीडम फ्रॉम एनी पोटेंशियल हार्म। और सिक्योरिटी एक प्रकार का आजादी है ताकि जो खतरे हैं उनसे बचा रहे। सिक्योरिटी इंश्योर्स द सेफ्टी ऑफ द पीपल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। सिक्योरिटी जो है ना वो इस चीज को इंश्योर करता है, उस सेफ्टी को इंश्योर करता है जो लोग काम कर रहे हैं उस संगठन में वो सुरक्षित महसूस करें। दिस इंक्लूड वेरियस सिक्योरिटी सच एज पर्सनल सेफ्टी, कंप्यूटर सिस्टम सेफ्टी, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, ट्रांसपोर्ट सेफ्टी एंड अदर इक्विपमेंट सेफ्टी। तो देखिए कई प्रकार के सेफ्टी मिलके ना सिक्योरिटी बनता है, ध्यान से समझिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए आने जाने का जो सेफ्टी है, सामानों का जो सेफ्टी है, बिजली का जो सेफ्टी है, कंप्यूटर के सिस्टम का जो सेफ्टी है, जो पर्सनल सेफ्टी है ना, ये सब मिलके यहाँ पे सिक्योरिटी बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ शेयरिंग अ स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट को शेयर करने के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं? देखिए ए शेयर्ड स्प्रेडशीट इज अ सेम शीट दैट कैन बी एक्सेस्ड बाय मोर देन वन यूजर एंड कैन अलाउ देम टू मेक चेंजेस साइमल्टेनियसली ऑन इट। तो मान लीजिए एक प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं और एक साथ कई लोग उसमें काम करना चाहते हैं, कई लोग उसको चेंज करना चाहते हैं। तो स्प्रेडशीट जो है ना ऐसी सुविधा हमको उपलब्ध करवाता है। एक ही सीट को हर आदमी एक्सेस कर सकता है, मोर देन वन यूजर, और उसमें एक साथ ही उसमें चेंज वो लोग ला सकते हैं। इट सेव्स द ट्रबल ऑफ कीपिंग ट्रैक ऑफ मल्टीपल कॉपीज ऑफ द सेम स्प्रेडशीट। इससे एक ही स्प्रेडशीट के मल्टीपल जो कॉपीज हैं उसको ट्रैक करने का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है। शेयरिंग अलाउज वर्किंग इन कोलैबोरेशन so that everyone can contribute, make changes and view it। जो शेयरिंग है ना वो एक साथ संगठन में काम करने का सुविधा देता है ताकि सभी लोग उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें, चेंज कर सकें और साथ ही साथ उसको देख सकें। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए गुनीत हैज कंप्लीटेड हिज असेसमेंट्स इन 4 सब्जेक्ट्स एंड रिसीव्ड द फॉलोइंग मार्क्स। जो गुनीत है उसका रिजल्ट आ चुका है, उसके मार्क्स कुछ इस प्रकार से हैं 75 इन मैथ, 68 in science, 82 in English and 70 in history।
The student needs to achieve an overall aggregate of 75% across of all 5 subjects to meet his academic goals. He still has to take the exam in the 5th subject which is geography. तो देखिए जो स्टूडेंट हैं उसको ओवरऑल एग्रीगेट में 75% मार्क्स लाना ही है ताकि वे अपने एकेडमिक गोल्स को हासिल कर सकें सारे के सारे 5 सब्जेक्ट्स में। अब उसका एक ही एग्जाम जो बचा है वो है ज्योग्राफी। Which calc tool and menu option he can use to check how many marks he has to score in the 5th subject to get the required percentage? कौन से कैल्क टूल और मेन्यू ऑप्शन को यूज करके वो चेक कर सकता है कि जो ज्योग्राफी है ना उसमें कितना नंबर वो लाए, मानी ज्योग्राफी 5th सब्जेक्ट है ताकि जो परसेंटेज है 75% उसको जो है वो मिल जाए। तो देखिए उसको केवल टूल्स को और टूल्स के बाद गोल सीख को इनको यूज करना है जिसके द्वारा उसको पता चल जाएगा कि वो ज्योग्राफी में कितना मार्क्स लाएगा जिससे जो है उसका एग्रीगेट 75% हो जाए। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इन अ डाटाबेस व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल्स। डाटाबेस में इम्पोर्टेंट क्यों है टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप को बनाना। देखिए इसको समझिए। While working with multiple tables, you need to check the redundancy and inconsistency of data. कि अगर हम लोग मल्टीपल टेबल में काम कर रहे हैं तो हमको बार बार चेक करना पड़ता है कि जो डाटा की इनकंसिस्टेंसी है, जो रिडंडेंसी है उनको। The record for a particular entry should neither be repeated nor different data values should appear for a single entity in the database. देखिए प्रॉब्लम क्या आता है इसमें कि जो रिकॉर्ड है एक पर्टिकुलर एंटिटी का वो जो है रिपीट नहीं होना चाहिए, न ही दूसरा डाटा वैल्यू जो है ना वो एक सिंगल एंटिटी का आना चाहिए डाटाबेस में। दिस इज डन बाय सेटिंग रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल्स ऑफ अ डाटाबेस। ये तभी किया जा सकता है कि जो सारे के सारे टेबल्स हैं ना डाटाबेस में उनमें रिलेशनशिप को सेट कर दिया जाए। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, व्हाट इज ऑक्यूपेशनल ओवर यूज सिंड्रोम, व्हाट आर द काजेज फॉर इट। इसमें पूछ रहा है कि जो ऑक्यूपेशनल माने काम करने वाला ओवर यूज सिंड्रोम क्या होता है, इसके क्या क्या कारण होते हैं। देखिए ऑक्यूपेशनल ओवर यूज सिंड्रोम आल्सो नोन एज रिपीटेशन स्ट्रेन इंजरी RSI इज अ कलेक्टिव टर्म फॉर द रेंज ऑफ कंडीशंस। कि जो ऑक्यूपेशनल ओवर यूज सिंड्रोम एक ही काम को आप बार बार कर रहे हैं, एक ही जगह आपको बार बार स्ट्रेन हो रहा है, उसके कारण जो इंजरी हो रहा है ना वो एक रेंज ऑफ कंडीशंस को बताता है, उसका कलेक्टिव टर्म है। कैरेक्टराइज बाय डिस्कम्फर्ट और परसिस्टेंट पेन इन मसल्स टेंडन्स एंड अदर सॉफ्ट टिश्यूज विद और विदाउट फिजिकल मैनिफेस्टेशंस। तो देखिए एक ही टिश्यू का, एक ही मसल का, एक ही टेंडन का अगर हम बार बार यूज करते हैं पर्टिकुलर काम को करने के लिए तो नेचुरली वो डिस्कम्फर्ट हो जाएगा। जैसे कि आप बार बार हथौड़ा मारेंगे तो हाथ दर्द करने लगेगा। It is usually caused or aggravated by work and is associated with repetitive movement, sustained and constant postures and are forceful movements। जैसे मैं बताया कि अगर आप बार बार हथौड़ा मार रहे हैं, बार बार रिपीटेटिव मूवमेंट कर रहे हैं, जैसे कोई रिक्शा चला रहा है या कोई स्पेशल प्रकार के पोस्टर में बैठा हुआ है, उससे क्या होता है हमारे जो सॉफ्ट टिश्यू हैं, मसल्स हैं, टेंडन्स हैं ना वो इंजर्ड हो जाते हैं और वो इंजरी जो है वही रिपीटेशन स्ट्रेन इंजरी या ऑक्यूपेशनल ओवर यूज सिंड्रोम कहलाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो 17, 18, 19 और 2021 है, इसमें टोटल 5 क्वेश्चन है जिसमें हमको यहाँ पे केवल 3 क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसमें भी 5 ध्यान से पढ़ लीजिएगा, जो 3 आपको इधर लगे उसको आप सॉल्व करेंगे। वर्ड लिमिट इसमें ज्यादा है, 50 से 80 वर्ड्स का है और यहाँ पे देखिए 4 into 3 12 मार्क्स सही सही सॉल्व करने पे हमको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। A team of writers is collaborating on a report using a word processing software with the track changes feature। तो देखिए एक टीम ऑफ राइटर्स जो है ना वो साथ में मिलकर एक रिपोर्ट पे काम कर रहे हैं एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर को यूज करके, ताकि वो ट्रैक कर सकें कि जो फीचर हैं वो कैसे चेंज हो रहे हैं। वन राइटर क्रिएट्स द इनिशियल ड्राफ्ट व्हिच देन नीड्स टू बी रिव्यूड एंड एडिटेड बाय द रेस्ट ऑफ द टीम। इसमें एक राइटर जो है ना एक इनिशियल माने शुरुआती ड्राफ्ट को क्रिएट करता है, उसके बाद जरूरत होती है उसको रिव्यू करने का, एडिट करने का, जो बाकी टीम है उनके द्वारा। अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाई इज द ट्रैक चेंजेज फीचर एसेंशियल फॉर कोलैबोरेटिव डॉक्यूमेंट एडिटिंग। कि जो ट्रैक चेंजेज फीचर है ना जरूरी क्यों है कोलैबोरेटिव डॉक्यूमेंट एडिटिंग के लिए। तो देखिए ट्रैक चेंजेज इज अ पावरफुल टूल दैट मेक्स द प्रोसेस ऑफ कमेंटिंग, एडिटिंग, रिव्यूइंग अ डॉक्यूमेंट इजी बिटवीन मल्टीपल यूजर्स। देखिए क्या होता है जो ट्रैक चेंजेज है ना वो बहुत ही पावरफुल टूल है जिसके द्वारा कमेंट करना, एडिट करना, रिव्यू करना किसी भी डॉक्यूमेंट को इजी हो जाता है अलग अलग यूजर्स के द्वारा। ए डॉक्यूमेंट क्रिएटेड बाय वन यूजर नीड्स टू बी रिव्यूड एंड एडिटेड बाय द सेल्फ और
सम अदर यूजर्स। तो जो डॉक्यूमेंट क्रिएट होता है एक यूजर के द्वारा, उसको रिव्यू करने का, एडिट करने का जरूरत होता है खुद के द्वारा या बाकी लोगों के द्वारा। If any modifications are made in the document directly, the original document might get lost. अगर मॉडिफिकेशन जो है वो डॉक्यूमेंट में डायरेक्ट किया जाए तो जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है ना, हो सकता है वो लास्ट हो जाए। इंस्टीड द ट्रैक चेंजेज फीचर ऑफ राइटर offers an alternative method to keep a record of all the changes made in the original document. उसके जगह में जो ट्रैक चेंजेज फीचर है ना, राइटर में वो ऑफर करता है, सुविधा देता है एक दूसरे तरीके का, जिसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं सारे के सारे जो चेंज हुए हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में उनको। ऑल द चेंजेज दैट आर रिकॉर्डेड कैन बी आइदर एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड बाय द ओरिजिनल ऑथर। कि जो भी चेंज हुए हैं रिकॉर्डेड, उसको रिकॉर्ड करने से ये फायदा होता है कि जो मेन राइटर है ना उसको एक्सेप्ट भी कर सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है। अब इसका भी देखिए, व्हिच मेन्यू ऑप्शन कैन बी यूज्ड टू एक्सेस दिस फीचर। किस मेन्यू ऑप्शन के द्वारा इस फीचर को हम एक्सेस कर सकते हैं। तो देखिए इस मेन्यू ऑप्शन को ध्यान से समझिए। सबसे पहले व्यू, व्यू के बाद टूल बार्स और उसके बाद ट्रैक चेंजेज। इसके द्वारा इस फीचर को हम अवेल कर सकते हैं। इसका सी देखिए, कैन रिव्यूअर्स एड कमेंट्स। हमको मालूम है इसमें तो कमेंट कर ही सकते हैं, तो इसका आंसर होगा यस। इसके बाद डी देखिए, वंस द चेंजेज आर मेड बाय ऑल द रिव्यूअर्स हु कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट देम। इसको भी हम समझ चुके हैं। आप लोग कमेंट करके तुरंत बताइए कि सभी के सभी रिव्यूअर्स के द्वारा अगर चेंज होता है तो कौन इसको एक्सेप्ट कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है। देखिए जो ओरिजिनल ऑथर है ना वही इसको रिजेक्ट कर सकता है और चेंज कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है, अ क्लास 10th स्टूडेंट इज पार्टिसिपेटिंग इन अ स्कूल कंपटीशन where they need to analyze the performance of different sports teams based on match scores and statistics। देखिए ये क्लास 10 का स्टूडेंट है जो कि एक स्कूल के कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, जहाँ पे उसको जरूरत पड़ता है एनालाइज करने का जो अलग अलग स्पोर्ट्स टीम है उनके परफॉर्मेंस को, जितने भी उनके मैच स्कोर्स हैं और जो स्टेटिक्स है उसके द्वारा। द स्टूडेंट हैज कलेक्टेड डाटा ओवर सेवरल मैचेज एंड नीड्स टू कैलकुलेट एवरेजेज, डिटरमाइन रैंकिंग्स एंड जनरेट चार्ट्स फॉर अ प्रेजेंटेशन। तो जो स्टूडेंट है ना उसको डाटा कलेक्ट करना होता है अलग अलग मैचों का, उसको एवरेज को कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ती है, उसको रैंकिंग को बनाना पड़ता है और बहुत सारे चार्ट्स उसको प्रिपेयर करने पड़ते हैं ताकि वो प्रेजेंटेशन को अच्छे से दे सके। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ आर मैक्रोस इन कैल्क हेल्पफुल टू हिम। जो मैक्रोस होते हैं ना कैल्क में, वो किस प्रकार से उसके लिए हेल्पफुल होते हैं। तो देखिए किस प्रकार से हेल्पफुल होंगे कि रिपीटेटिव टास्क लाइक कैलकुलेटिंग एवरेज स्कोर्स, रैंकिंग टीम्स बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस एंड जनरेटिंग ग्राफ्स कुड बी डन विथ मैक्रोस। कि मैक्रोस के द्वारा ये सारे जो कॉम्प्लिकेटेड काम है उसके जैसे कि कैलकुलेटिंग एवरेज स्कोर्स है, जो टीम्स को रैंक करना है उनके परफॉर्मेंस के द्वारा ग्राफ को जनरेट करना है, बड़ा आसानी से हो जाता है। इट विल सेव टाइम एंड एफर्ट। इसके जो है ना ये फायदे हैं कि उससे समय और जो एफर्ट है वो बच जाता है। इसका भी देखिए, हाउ टू एनेबल मैक्रो इन कैल्क। कैल्क में मैक्रो को कैसे एनेबल किया जा सकता है। तो देखिए सबसे पहले हम टूल्स पे जाएंगे, टूल्स के बाद ऑप्शंस में, फिर लिबर ऑफिस, फिर एडवांस्ड। इस प्रोसेस के द्वारा हम इसको अवेल कर सकते हैं। ऑब्जर्व द ऑप्शनल फीचर्स, टू ऑप्शंस आर नॉट चेक्ड मार्क, पुट द चेक मार्क ऑन द ऑप्शन एनेबल माइक्रो रिकॉर्डिंग। तो इसके बाद क्या करेंगे, दो ऑप्शन जो है ना चेक मार्क वाला अगर वो चेक नहीं है तो ऑप्शन में चेक मार्क करेंगे और इसमें रहता है एनेबल माइक्रो रिकॉर्डिंग। अब इसका क्वेश्चन नंबर सी है, इस सॉल्यूशन एस्टरिस्क वर्ड अ वैलिड मैक्रोनेम जस्टिफाई। क्या सॉल्यूशन एस्टरिस्क वर्ड एक वैलिड माने वैध मैक्रोनेम है, इसको यहाँ पे हमको बताना है। देखिए, नो सॉल्यूशन एस्टरिस्क वर्ड इज नॉट अ वैलिड मैक्रोनेम। देखिए जो सॉल्यूशन एस्टरिस्क वर्ड है ना ये कोई वैलिड मैक्रोनेम नहीं है। इसका कारण क्या है कि मैक्रोनेम्स कैन नॉट इंक्लूड स्पेशल कैरेक्टर्स सच एज एस्टरिस्क और स्पेसेस। कि जो मैक्रोनेम्स होते हैं उसमें किसी भी प्रकार की स्पेशल कैरेक्टर शामिल नहीं होते हैं, जैसे कि इसमें एस्टरिस्क शामिल है या कोई स्पेसेस उसमें शामिल नहीं रहते। वैलिड कैरेक्टर्स टिपिकली इंक्लूड लेटर्स, नंबर्स एंड अंडरस्कोर्स। इसमें देखिए जो वैलिड कैरेक्टर्स होते हैं उनमें आमतौर पे लेटर्स होते हैं, नंबर्स होते हैं और अंडरस्कोर्स होते हैं। अब इसका क्वेश्चन डी है, मेंशन एनी वन ऑपरेशन व्हिच कैन नॉट बी रिकॉर्डेड बाय मैक्रो। मैक्रो के द्वारा एक ऑपरेशन यहाँ पे हमको बताना है जो कि रिकॉर्ड नहीं किया जाता। तो देखिए इसको लिखेंगे, ओपनिंग और स्विचिंग ऑफ विंडोज। जो विंडोज है उसको ओपन करना, स्विच करना, ये जो है ना मैक्रोस के द्वारा नहीं किया जाता। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 19 है, ए हेल्थ क्लिनिक इज डेवलपिंग अ पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम टू स्ट्रीमलाइन पेशेंट इनटेक, अपॉइंटमेंट्स एंड मेडिकल रिकॉर्ड्स।
They need to implement forms for various purposes, including new patient registration, appointment, scheduling and updating medical history. तो देखिए एक हेल्थ क्लिनिक है, मान लीजिए कोई हॉस्पिटल है, वो जो है मरीजों के मैनेजमेंट के लिए एक सिस्टम डेवलप कर रहा है जिससे एक धारा प्रवाह तरीके से जो मरीज आते हैं उनको लिया जा सके, उनके अपॉइंटमेंट को देखा जा सके, उनके मेडिकल रिकॉर्ड्स को चेक किया जा सके, जिसके कारण उनको इम्प्लीमेंट करना पड़ रहा है अलग अलग उद्देश्यों का, जिसमें कि नए पेशेंट का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, उनके अपॉइंटमेंट के शेड्यूलिंग कैसा रहेगा, उनके जो मेडिकल हिस्ट्रीज हैं वो कैसे अपडेट होंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द यूज ऑफ फार्म इन डीबीएमएस, कि डीबीएमएस का इस फार्म में यूज कैसे है। तो देखिए ए फार्म इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द डाटाबेस दैट हैज अ यूजर फ्रेंडली इंटरफेस where data can be entered and seen in an attractive and easy to read format। तो देखिए एक फार्म जो है ना एक ऑब्जेक्ट होता है डाटाबेस में जो कि बहुत ही ज्यादा यूजर फ्रेंडली होता है ना, कोई भी उसको यूज कर सकता है, जिसमें डाटा को इंटर किया जा सकता है और इसको बहुत ही एक अट्रैक्टिव तरीके से देखा जा सकता है और इजी टू रीड फॉर्मेट इसमें समझा जा सकता है। फॉर एनी डाटाबेस इट इज द फ्रंट इंड फॉर डाटा एंट्री एंड डाटा मॉडिफिकेशन। किसी भी डाटाबेस के लिए ये जो है ना फ्रंट इंड होता है डाटा को एंट्री करने का और डाटा में किसी प्रकार का मॉडिफिकेशन माने परिवर्तन करने का। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू क्रिएट फॉर्म्स इन डीबीएमएस। जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ना उसमें कौन से अलग अलग तरीके होते हैं जिसमें हम फॉर्म्स को क्रिएट कर सकते हैं। देयर आर टू वेज टू क्रिएट अ फॉर्म। दो तरीके होते हैं फॉर्म बनाने के, यूजिंग अ विजार्ड, एक विजार्ड को यूज करके, यूजिंग द डिजाइन व्यू, डिजाइन व्यू को यूज करके। सी है वेयर कैन वी फाइंड वेरियस टूल्स टू एड और एडिट कंट्रोल्स ऑन द फॉर्म। हम अलग अलग प्रकार के टूल्स को कहाँ पा सकते हैं ताकि हम कंट्रोल्स को एड कर सकें, एडिट कर सकें फॉर्म में। देखिए इसको हम पा सकते हैं फॉर्म्स कंट्रोल टूल बार में। फॉर्म्स कंट्रोल टूल बार में इन चीजों को हम पा सकते हैं। अब क्वेश्चन डी देखिए, व्हाट इज द यूज ऑफ द रिकॉर्ड्स टूल बार इन अ फॉर्म। जो रिकॉर्ड्स टूल बार होता है एक फॉर्म में उसके क्या यूज हैं। देखिए द रिकॉर्ड्स टूल बार कंटेन्स द नेविगेशन कंट्रोल बटन्स इन द एक्सट्रीम लेफ्ट। जो एक्सट्रीम लेफ्ट होता है उसमें रिकॉर्ड टूल बार में नेविगेशन कंट्रोल बटन्स होते हैं। विद द हेल्प ऑफ दीज बटन्स वी कैन ट्रांसफर एंड व्यू द रिकॉर्ड्स इन द फाइल। इस बटन के द्वारा हम जो है ट्रांसफर से कर सकते हैं रिकॉर्ड को और व्यू कर सकते हैं सारे रिकॉर्ड्स को फाइल में। अब क्वेश्चन 20 देखिए, व्हाट पॉइंट्स शुड बी इंक्लूडेड इन फायर प्रिवेंशन प्लान इन द ऑफिस। ऑफिस में आग से बचाने वाले प्लान में कौन कौन से पॉइंट्स जो है ना वो इंक्लूड होने चाहिए। देखिए ऑल एम्प्लॉइज मस्ट नो वेयर द फायर एक्सटिंग्विशर्स आर लोकेटेड एंड हाउ टू प्रॉपर्ली यूज देम। सारे के सारे कर्मचारी को मालूम होना चाहिए कि जो अग्निशमन यंत्र है ना फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं वो कहाँ पे हैं और कैसे उनको प्रॉपर्ली यूज किया जाता है। फायर एक्सटिंग्विशर्स एंड फर्स्ट एड स्टेशन शुड बी क्लियरली मार्क्ड विद साइंस। कि जो फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं और जो फर्स्ट एड स्टेशन है ना वो साफ साफ दिखाई देना चाहिए, छुपा हुआ नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए नेवर ब्लॉक एक्सेस टू एग्जिट्स, फायर एक्सटिंग्विशर्स, इलेक्ट्रिक स्विचेज एंड पैनल्स। कभी भी हमको जो एक्सेस है उपलब्धता है उसको ब्लॉक नहीं करना चाहिए कि जो एग्जिट है कहाँ से बाहर निकलें, जो आग बुझाने वाले यंत्र हैं उनका, जो बिजली के स्विचेज हैं उनका और जो पैनल्स हैं उनका। डू नॉट ब्लॉक और स्टेक मटेरियल अगेंस्ट द डोर। दरवाजों के आगे हमको कोई भी प्रकार का बाधा नहीं डालना चाहिए। व्हिच वुड प्रिवेंट देम फ्रॉम ऑपरेटिंग प्रॉपर्ली इन इवेंट ऑफ अ फायर। जिसके कारण क्या होगा कि आग होता है तो लोग भागेंगे लेकिन दरवाजा ही बंद रहेगा तो लोग मारे जाएंगे। डू नॉट यूज फ्लेमेबल मटेरियल नियर इलेक्ट्रिकल पैनल, स्विचेज, लिफ्ट ट्रक्स और एनी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। हमको जो जल्दी से जलने वाले मटेरियल हैं उनको बिजली के पैनल्स के पास में, स्विच के पास में और लिफ्ट ट्रक के पास में और कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के पास में नहीं रखना चाहिए, यूज नहीं करना चाहिए। मेक श्योर ऑल इक्विपमेंट इज प्रॉपर्ली ग्राउंडेड वेयर नीडेड। हमको इस चीज को ध्यान देना चाहिए कि जहाँ पे जरूरत है वहाँ पे प्रॉपर ग्राउंडेड होना चाहिए, माने अर्थिंग उसको मिलना चाहिए। फायर एक्सटिंग्विशर्स मस्ट बी इंस्पेक्टेड रेगुलरली। और जो अग्निशमन यंत्र है ना उसको लगातार और प्रॉपर्ली रेगुलरली इंस्पेक्ट होना चाहिए। रिपोर्ट टू योर सुपरवाइजर ऑफ एनी डिफेक्ट इन इलेक्ट्रिकल, फायर प्रिवेंशन और मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट। हमको अपने सुपरवाइजर को तुरंत रिपोर्ट करना चाहिए कि इलेक्ट्रिकल में कोई डिफेक्ट है क्या, फायर प्रिवेंशन में कोई प्रॉब्लम आ रहा है क्या, कोई मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट है वो खराब हो चुका है क्या। नो फ्लेमेबल मटेरियल आर टू बी प्लेस्ड अराउंड एन एग्जिट डोरवे।
कि कोई भी प्रकार का जो ज्वलनशील पदार्थ है वो एग्जिट डोरवे के आगे में रखा हुआ नहीं होना चाहिए। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, यूर कजिन रन्स अ स्मॉल बुक स्टोर एंड वांट्स टू मेंटेन एन इन्वेंट्री ऑफ बुक्स, कि आपका जो कजिन है वो एक छोटा सा बुक बेचने का दुकान चला रहा है और वो जो इन्वेंट्री है बुक्स का उसको मेंटेन करना चाहता है। ही नीड्स टू रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन सच एज बुक टाइटल्स, ऑथर्स, आईएसबीएन्स, पब्लिकेशन डेट्स, प्राइसेस, स्टॉक लेवल। वो जो है कुछ इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना चाहता है, जैसे बुक का टाइटल क्या है, उसके लेखक कौन है, जो आईएसबीएन का जो नंबर है वो कैसा है, जो पब्लिकेशन डेट्स हैं, जो कीमत है, जो स्टॉक का लेवल है। हाउएवर ही इज नॉट फेमिलियर विद डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स, उसको डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आता नहीं है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स टू हेल्प हिम अंडरस्टैंड डीबीएमएस, कि नीचे में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं ना उसको हमको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है ताकि वो डीबीएमएस माने डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को अच्छे से समझ जाए। पहला है व्हाट इज डीबीएमएस, डीबीएमएस क्या है। देखिए अ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस इज अ सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स यूजर क्रिएट, मैनेज एंड मैनिपुलेट डाटाबेसेस। एक डीबीएमएस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो यूजर को क्रिएट करने में, मैनेज करने में और परिवर्तन करने में डाटाबेसेस को हेल्प करता है। इट अलाउज फॉर एफिशिएंट डाटा स्टोरेज, रिट्रीवल एंड ऑर्गेनाइजेशन, यह जो है अलाउ करता है काफी अच्छे तरीके से डाटा को स्टोर किया जा सके, जरूरत पड़े तो लाया जा सके और उसको ऑर्गेनाइज किया जा सके। अब इसका क्वेश्चन भी देखिए, व्हाट आर द एडवांटेजेज ऑफ यूजिंग डीबीएमएस, डीबीएमएस को यूज करने के क्या क्या एडवांटेजेज होते हैं। देखिए इसमें लिखेंगे एडवांटेजेज ऑफ यूजिंग डीबीएमएस। फर्स्ट है डाटा इंटीग्रिटी, इंश्योर सिक्योरिटी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा। तो देखिए डाटा इंटीग्रिटी में ये जो डीबीएमएस है इंश्योर करता है कि डाटा एकदम एक्यूरेट हो और कंसिस्टेंट हो। सेकेंड है डाटा सिक्योरिटी, प्रोवाइड्स एक्सेस कंट्रोल्स टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, ये जो है ना कंट्रोल करता है ताकि लोग जो आपके सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उसमें एक्सेस ना पा सकें। रिड्यूस द डाटा रिडेंडेंसी, ये जो है ना डाटा रिडेंडेंसी को काफी ज्यादा कम कर देता है। मिनिमाइजेज डुप्लीकेशन ऑफ डाटा अक्रॉस द डाटाबेस, जिससे डाटाबेस में जो डुप्लीकेशन ऑफ डाटा है वो बहुत कम हो जाता है। डाटा मैनेजमेंट सिंप्लीफाइज डाटा हैंडलिंग थ्रू स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, एसक्यूएल माने स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज के द्वारा ये जो है बहुत ही सिंप्लीफाइड कर देता है डाटा हैंडलिंग को। नेक्स्ट है नेम एनी टू डाटाबेस प्रोग्राम्स दैट कैन बी यूज्ड टू क्रिएट अ टेबल एंड स्टोर द डाटा अकॉर्डिंग टू हिज रिक्वायरमेंट्स। यहाँ पे जो उसका भतीजा है ना उसके रिक्वायरमेंट्स के आधार पे हमको दो डाटाबेस प्रोग्राम्स को बताना है जिसको क्रिएट कर सके टेबल बनाने के लिए और डाटा को स्टोर करने के लिए अपने रिक्वायरमेंट्स के अनुसार। तो देखिए टू डाटाबेस प्रोग्राम्स, पहला है माई स्क्यूएल और दूसरा है ओपन ऑफिस बेस। अब इसका लास्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच फील्ड कैन बी सेट एज अ प्राइमरी की, इसमें प्राइमरी की के रूप में किस फील्ड को सेट किया जा सकता है। द ISBN इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर कैन बी सेट एज अ प्राइमरी की। देखिए जो ISBN है ना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर है उसको प्राइमरी की के रूप में सेट किया जा सकता है। एज इट यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच बुक इन द इन्वेंट्री, क्योंकि यही जो है ना एक ऐसा नंबर होता है जो हर बुक को अलग से आइडेंटिफाई कर सकता है। तो आशा करता हूँ मेरा वीडियो आप लोगों को काफी ज्यादा यूजफुल लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जो भी इसमें कमियां हैं आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि एग्जाम आप लोग का पास में है तो थोड़ा तेजी से इस वीडियो को बनाया हूँ तो काफी सारा आप लोगों को प्रॉब्लम आ सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।